नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप कक्षा छठी की राजनीतिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक के तीसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है सरकार क्या है। सरकार शब्द आपने बहुत सुना होगा, तो इस पाठ में हम इस बात का ही जो है अध्ययन करने वाले हैं कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, क्या करती है सरकार, किस प्रकार से अपने निर्णय लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार क्या होती है, उनके बीच में अंतर क्या होता है, ये सब बातों का अध्ययन हम जो है इस पाठ में करने जा रहे हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई प्रकार के हो सकते हैं। इनका संबंध कई विषयों से हो सकता है, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, महंगाई अगर बढ़ जाती है तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, कौन सी चीज़ों के दाम घटाए जाएं, बिजली पानी जैसी सुविधाएं जो हैं उनकी आपूर्ति कैसे की जाए ताकि जन जन तक ये पहुंच सके। और कई प्रकार के सामाजिक मुद्दे भी जो है उनके लिए भी सरकार जो है काम करती है। जैसे कि सरकार जो है गरीबी को दूर कैसे कर सके, ये भी सरकार का काम है। सरकार जो है गरीबों की मदद करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। और इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं जो सरकार करती है, जैसे डाक, रेल, बैंक आदि सेवाएं। सरकार का काम जो है और भी है, जैसे कि देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे की जाए और दूसरे देशों के साथ जो है किस प्रकार से शांतिपूर्ण संबंध बनाए जाए, उनके साथ विदेश नीति किस प्रकार की बनाई जाए, व्यापारिक नीति बनाई जाए। सरकार की जिम्मेवारी ये सुनिश्चित करना भी है कि देश के सभी जो नागरिक हैं उनको जो है पर्याप्त भोजन मिल सके, उनको जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और जब भी कभी कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, अकाल है, महामारी है, तो इस प्रकार जो विपदाएं हैं तो उसमें सरकार जो है मुख्य रूप से पीड़ित लोगों की सहायता करती है। और अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो सरकार जो है उसके लिए न्यायालयों का प्रबंध करती है। न्यायालय भी जो है सरकार का एक अंग है। तो लोग जो है ऐसी अवस्था में, विवाद या अपराध की अवस्था में न्यायालय में जाते हैं। अब आप ये जानना चाहते होगे कि सरकार इतना कुछ कैसे कर लेती है। सरकार जो है
इन कामों को कैसे करती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है और ये जो नियम होते हैं ये सब पर एक समान रूप से लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण। संसाधन की परिभाषा आप जानते होंगे, ऐसी कोई वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, जिसके अंदर उपयोगिता हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। सरकार जो है वो लोगों के लिए कई प्रकार के काम करती है। वो नियम बनाती है जो सबके लिए समान है, निर्णय भी लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। अपनी सीमा मतलब जिस भी क्षेत्र की सरकार है उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों पर जो है वे नियम लागू होते हैं और सरकार उन नियमों को लागू करती है। सरकार के स्तर। सरकार जो है कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी। अब एक देश में गांव भी हैं, कस्बे भी हैं, शहर भी है, नगर भी है और गांव से लेकर पूरे देश की व्यवस्था देखनी होती है। तो ऐसे में सरकार के अलग अलग स्तर बनाए जाते हैं ताकि सभी के लिए काम हो सके। तो सरकार इन अलग अलग स्तरों में काम करती हैं, जो कि एक है स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब है गांव, कस्बे, शहर, मोहल्ले। और राज्य स्तर का मतलब है कि पूरा प्रांत, पूरा राज्य का जिसमें ध्यान रखा जाता है। जैसे हमारा राज्य है हरियाणा। और राष्ट्रीय स्तर का मतलब है पूरे देश के संबंध में, पूरे राष्ट्र के संबंध में जो है सरकार के कार्य। हम इस किताब में जो है ग्रामीण यानी जो स्थानीय स्तर की सरकार जो है कैसे काम करती है, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे वाले पाठों में। और राज्य स्तर की सरकारें और जो केंद्र स्तर की सरकारें हैं, राष्ट्रीय स्तर की सरकारें जो हैं, इनके बारे में अगली क्लासेज के अंदर जानेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र जो है ये मानचित्र है भारत का। भारत के मानचित्र में जो है अलग अलग राज्य दर्शाए गए हैं और फिलहाल भारत के अंदर जो है 28 राज्य हैं। वैसे 29 राज्य थे। आपको पता ही होगा कि जम्मू और कश्मीर को राज्य की श्रेणी से जो है हटा लिया गया है। तो अब भारत के अंदर जो है 28 राज्य रह चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे, अब जम्मू और कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक जो है उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, इसलिए अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो इस प्रकार से भारत पूरा भारत है वो कई राज्यों में बटा हुआ है और राज्य जो है
वो जिलों में बटे हुए हैं, जिले जो है वो गांव में बटे हुए हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सरकारें हैं। 3 प्रकार की सरकारें काम करती हैं। सरकार को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और इन कामों को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार को कुछ कानून बनाने पड़ते हैं और ये कानून जो है सभी लोगों को मानने होते हैं। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, शक्ति होती है, तो सरकार के पास ये भी शक्ति होती है कि वो कानून मानने के लिए लोगों को मजबूर करे, उनको बाध्य करे। यदि कोई कानून नहीं मानता है तो सरकार उसको सजा दे सकती है, उसको जो है जुर्माना लगा सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसके पास जो है लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाने का, तो ऐसे में जो है सरकार जो है कानून के तहत उस व्यक्ति को जेल की सज़ा भी कर सकती है और उसको जुर्माना भी लगा सकती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को भी लगता है कि कानून की पालना नहीं हो रही है तो वे भी जो है कानून की पालना के लिए जो है अपने स्तर पर कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष को यदि उसकी जाति या धर्म या उसके लिंग के कारण किसी जो है सुविधा से वंचित किया जाता है या उसको जो है वो सुविधा नहीं दी जाती केवल उसके जाति धर्म या लिंग की वजह से, जैसे कि मान लो कि कोई नौकरी की बात है और उसको जो है इसलिए उस नौकरी में नहीं लिया जा रहा कि वो जो है कुछ विशेष जाति या धर्म या लिंग का है, तो ऐसे में वो जो है व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय में वो दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है और ऐसे में जो है न्यायालय जो है ये आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं और ये शक्ति जो है लोकतंत्र में सरकार जो है सरकार बनाने की जो शक्ति है और सरकार को जो कानून बनाने की शक्ति है और कानून को लागू करवाने की जो सरकार के पास शक्ति है, ये जो ताकत है ये लोग ही देते हैं। लोकतंत्र में लोग जो है अपनी पसंद के नेता को चुनाव में वोट देकर चुनते हैं और जो चुनाव में अपने अपने क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुनते हैं वे चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से जो है लोकतांत्रिक सरकार बनती है और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और जो भी कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं उन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना पड़ता है कि ये निर्णय किस आधार पर लिए हैं और उनके बारे में सफाई भी देनी पड़ती है। तो ये तो थी लोकतांत्रिक सरकार की बात। एक दूसरी सरकार होती है जिसको हम कहते हैं राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार जो है ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होती, इसमें
जो है या तो कोई राजा होता है या रानी होती है जिसके पास निर्णय लेने का एकाधिकार होता है, और वही राजा या रानी सरकार चलाती है और उसके पास सरकार चलाने की ताकत होती है। उसके कुछ दरबारी, कुछ सलाहकार होते हैं जो उससे विभिन्न मुद्दों पर या विभिन्न विषयों पर जो है उसके साथ चर्चा करते हैं, बातचीत करके जो है उन चीज़ों के बारे में जो है कुछ जो भी निर्णय लेना होता है वो निर्णय लिया जाता है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो उसकी जो शक्ति होती, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, वो राजा या रानी के पास ही होती है। अगर उसको उन लोगों द्वारा लिए गए निर्णय पसंद है, समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना अंतिम निर्णय जो है राजा को ही लेना होता है, वही लेता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को, जैसे लोकतंत्र के अंदर जो है जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन निर्णयों के बारे में जनता के सामने सफाई पेश करनी पड़ती है और ये भी बताना पड़ता है कि ये निर्णय किस आधार पर लिए गए। लेकिन राजा या रानी के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णयों का क्या आधार है, ये बताने के लिए वे बाध्य नहीं हैं, मजबूर नहीं हैं वे, और ना ही उन्हें अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। संसार में बहुत सारे देश हैं जो आज लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र को लाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया। लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों की सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो मुख्य बात है वो ये है कि लोगों के पास अपने पसंद के नेता को चुनने की पावर है, शक्ति है, ताकत है। इसलिए लोकतंत्र को लोगों का ही शासन कहते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। कैसे, चलिए इसको समझ लेते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव होता है। चुनाव में जो है लोग जो है अपने वोट के माध्यम से अपनी पसंद का जो है प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है वो उस प्रकार के बहुत सारे प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार बनाते हैं। और जब सरकार को कोई निर्णय लेना होता है तो प्रत्येक प्रतिनिधि जिस क्षेत्र से चुनकर आता है उस क्षेत्र की सुविधाओं को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर, वहाँ की पूरी जो पृष्ठभूमि है उससे अवगत होता है और उनकी जो है बात उठाता है। और इसी प्रकार सभी जो सरकार के जितने प्रतिनिधि जो मिलकर सरकार बनाते हैं वे जनता के लिए ही काम करते हैं। तो ये सभी प्रतिनिधि जो सरकार बनाने वाले हैं, ये कोई भी निर्णय जो है जनता की सोच से अलग नहीं लेते हैं। तो यानी आज के दिन अगर ये कहें कि लोकतांत्रिक जो है सरकार में प्रत्येक वयस्क जो है, वयस्क का मतलब जिसकी उम्र, जैसे भारत के अंदर आज की बात कहें तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है या उससे अधिक है तो उसको वोट बनवाने का अधिकार है और वोट डालने का अधिकार है। तो
आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वैश्विक नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों को, गरीबों को, अनपढ़ों को इस चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। आज की लोकतांत्रिक सरकार की बात अलग है। आज तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी धर्म का, किसी जाति का है, औरत है, मर्द है, मजदूर है, बीमार है, क्या है, लेकिन अगर वो 18 साल की उम्र है उसकी, उससे ज़्यादा है, तो उसका वोट बनेगा और वो वोट डालने का अधिकारी है और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकारी है। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था, आज़ादी से पहले ही नहीं था। उस समय जो है औरतें, गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जो है वोट डालने का अधिकारी नहीं होता था। केवल वही पुरुष, मात्र केवल पुरुष वोट दे सकते थे जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी निजी संपत्ति थी, उन्हीं को अधिकार था वोट डालने का। अर्थात उस समय जो गरीब और औरत और जो अशिक्षित थे वे इस अधिकार से वंचित थे। और ऐसी स्थिति में जो है देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। अब जो वो नियम बनते थे तो वो पूरे देश के लिए नहीं बनते थे, पूरी जनता के लिए नहीं बनते थे, वे केवल उन्हीं लोगों के लिए बनते थे जिस प्रकार के लोग वोट डालते थे, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए या धनवान लोगों के लिए जो संपत्ति के मालिक थे, और पुरुषों के लिए। आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी ने भी और उस समय उनके साथ बहुत सारे और नेताओं ने भी जो है ये मांग उठाई कि वोट का अधिकार सबका होना चाहिए। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी का एक उल्लेख दिया है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद जो है ये लोकतंत्र का जो है अधिकार, जो वैसे तो संसार में कहीं पर भी जो है सरकारों ने अपनी इच्छा से जो है अपनी जो ताकत है या शक्ति है जो सरकार की, वो लोगों के साथ नहीं बांटी। यूरोप की बात ले ले, अमेरिका की बात ले लो, महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी वहाँ भी नहीं थी। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है उनको जो है ये भागीदारी मिली है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो है ये जो आंदोलन था, जो महिलाओं को, खासकर महिलाओं के मताधिकार के लिए काफ़ी जोर पकड़ा। अंग्रेजी में इसे सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सरफेज का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार। युद्ध के दौरान जो है पुरुष लोग जो थे वो लड़ाई में व्यस्त थे, इसलिए पुरुषों का स्थान जो है कुछ महिलाओं को दिया गया। और इस बात पर लोगों ने उस समय हैरानी जताई कि महिलाओं ने जो पुरुषों वाले काम थे बड़े ही बखूबी से निभाए, बहुत ही बढ़िया ढंग से निभाए। और ये जो उनके अंदर एक रूढ़िवादिता थी, एक रूढ़िवादी जो एक धारणा बन चुकी थी कि औरतें मर्दों वाले काम नहीं कर सकती, अब ये धारणा उनकी जो है निराधार हो चुकी थी। अब वे जो है इस बात को समझने लग गए थे कि औरतें भी वो काम कर सकती है जो पुरुष
कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं, उन लोगों को जो पहले महिलाओं के विरुद्ध थे, जो है ऐसे कामों के लिए, वोट डालने जैसे कामों के लिए, कि महिलाओं में ऐसी जो है बुद्धि नहीं होती कि वो सही तरह से जो है वोट डाल सके, अब जो है उनको समझ में आ चुकी थी। और जो है इस प्रकार से महिलाओं को जो है यूरोप में और अमेरिका में जो है वोट डालने का अधिकार मिला। हालांकि उसमें बहुत लंबा संघर्ष भी किया, इसमें महिलाएं जेल में भी गई, भूख हड़ताल पर भी बैठी थी, महिलाओं ने अपने आप को जो है लोहे की जंजीरों में बांध कर भी प्रदर्शन किया था। अमेरिका में जो है औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला था 1920 में, इंग्लैंड में उसके बाद थोड़े से समय बाद 1928 में मिला। तो ये जो है पाठ इतना ही था। इसमें आप जो है अच्छी तरह से बार बार आप जो है इस वीडियो को सुने और समझें।